बरसात होती है तो पानी भर जाता है, एक तरफ भी पानी भर जाता है, सारे किचन में सीलन रहती है, कमरों में सीलन रहती है, बालकोनी में पानी टपकता कोने में से। लालकुआं केंद्र सरकार की योजना के तहत बने आवासों का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने के फैसले के बाद सोमवार को किराएदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगर पंचायत कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और आवासों में रहने वाले लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लौटनी का घेराव कर पुराना किराया बहाल करने की मांग की। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बने 100 कमरों के अधिकांश किराएदार नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और नए किराए को अनुचित मनमाना व बोझिल बताते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि बिना किसी परामर्श के अचानक किराया 2 गुना कर दिया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वहन नहीं कर सकते। जी वो क्या कहते हैं, सीलनारी कमरों में बरसात होती है तो पानी भर जाता है, एक तरफ भी पानी भर जाता है, सारे किचन में सीलन रहती है, कमरों में सीलन रहती है, बालकोनी में पानी टपकता कोने में से। अब पानी झाड़ते हैं तो फिर पानी बरसात में क्या करें बताओ, इतनी परेशानी हो रही। कितनी बारी लिख के दे दिया, कितनी बारी वहाँ फोटो भी ले गए खींच के, कोई मतलब वहाँ पे देखभाल नहीं है। मांग पूरी पर हमारी करो होगी तब जाके हम लोग मतलब 1000 रुपए, पहले अभी 500 चल रहा था, अब आज से 500 रुपए और बढ़ाने की करी इन्होंने। ये बड़ी मुश्किल से सबने हल्ला गुल्ला करके थोड़े 500 रुपए थोड़े माफ हुए हैं। अब रिपेयरिंग की रह गई, छतों में रिपेयरिंग होनी चाहिए, ढाल बननी चाहिए। पानी का बिल दे रहे हैं 930, 1000 ही समझो आप। तो बताओ कोई नहीं दे पाएगा, इतना कोई नहीं दे पाएगा, ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप। पानी का भी कराना होगा। रहे हैं 500 रुपए किराए दे रहे हैं, अभी तक उसमें 500 रुपए किराया देने के बाद में 3 सालों में कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, कोई पेंटिंग नहीं हुई है, कोई डेंटिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब आज जो है बताया ईओ साहब ने जो फरमान भेज दिया कि एक अगले वाले महीने से 1000 रुपए किराया दोगे, हर बिल्डिंग वालों को बता दो, हर कमरे वालों को बता दो कि 1000 रुपये महीना जो है किराया आपको दिया जाएगा। फिर हम लोग सब लोग जो है नगर पंचायत में आए, चेयरमैन साहब को बुलाया, उनके आगे बात रखी गई, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद सब लोगों ने कोशिश करी, तब तो उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है मैं बात करूंगा, किराया जो है नहीं बढ़ने दूंगा। और है कि किराया इतना ही 500 रुपए ही रहे, और इससे ज्यादा जो हमारी ना तो वैल्यू है और ना हम दे पाएंगे और ना देंगे। किराया बढ़ता है तो क्या करेंगे, हम सरकार से जो है उसकी मांग करेंगे, धरना करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, 500 रुपए बत्ती के बिल दे रहे हैं, 500 रुपए पानी का बिल दे रहे हैं, 930 रुपए जो है पानी का बिल है। ठीक है, कहाँ से लाएंगे? 1000 रुपए किराया कर देंगे तो कहाँ से लाएंगे? जो इन्होंने जो स्टाम्प बनवाया वो कुछ लोग तो बगैर पढ़े लिखे थे, इन्होंने अपनी मर्जी से जो बनवाया, किसी ने लिखा पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, उनने जो साइन कर दिए कि हमें कमरा मिल जाए, हमें कमरा मिल जाए, जल्दीबाजी के चक्कर से धोखा हुआ लोगों के साथ में। ये मानना है लोगों का जो रह रहे हैं बिल्डिंगों में। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि किराएदारों के साथ किए गए 3 वर्षीय अनुबंध में हर चक्र में 25% किराया बढ़ोतरी का प्रावधान पहले से ही शामिल है। स्वच्छता, रखरखाव एवं मेंटेनेंस लागत बढ़ने के कारण यह समायोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अब 25% बढ़ोतरी के आधार पर 625 रुपए प्रति माह किराया 3 वर्ष के नए अनुबंध के तहत निर्धारित करेगी। सभी लोग स्वच्छता और रखरखाव में सहयोग करें। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लौटनी ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल उनके पास आया और उनसे पूर्ववत किराया बहाल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मामला अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। 25% बढ़ोतरी वाले प्रावधान की भी पुनः समीक्षा की जाएगी। कुछ अत्यंत गरीब परिवार 500 रुपए किराया देने में भी असमर्थ है, ऐसे मामलों पर भी गंभीरता से विचार होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में बने 100 आवासीय कमरों में वर्तमान में 99 परिवार निवास कर रहे हैं। किराया बढ़ोतरी को लेकर दोनों पक्षों के बीच असहमति बनी हुई है। उम्मीद है कि बोर्ड बैठक में इस विवाद पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस यानी दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार है। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी की गई। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट हाई अलर्ट के बीच बाहरी छात्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो फौरन एक्शन लेने का आदेश है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी एटीएस ने दून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। यदि वो संपर्क करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और जांच संबंधी कार्य किए गए हैं जिनका ब्यौरा भी तैयार है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया। ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि वीकेंड और अन्य बड़े आयोजनों के समय और अधिक सतर्कता बरती जाए। हालांकि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम से लोग काफी परेशान हैं। कई बार हालत काफी गंभीर हो जाती है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। देहरादून के एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के अनुसार बड़ी रैलियां और सड़कों में किए जा रहे पैचवर्क ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। आगामी पर्यटक सीजन के दृष्टिगत भी पुलिस विभाग अपनी तैयारियां पूरी करने की बात जरूर कर रहा है। पुलिस की ओर से वीकेंड में भी ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर ढंग से सुधार की कवायद की जा रही है। देखिए, जो भी बड़े आयोजन होते हैं उससे पूर्व ट्रैफिक पुलिस द्वारा होमवर्क किया जाता है। उसके बाद जो भी हम प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बावजूद इसके कि ट्रैफिक और वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़कें अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी जो बरसातों में टूट गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो भी हमारे आगामी समय है, न्यू ईयर आने वाला है और शीतकालीन पर्यटन बढ़ने वाला है तो उसके लिए भी हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर रामनगर से है, जहां सोमवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब इंडियन गैस गोदाम के सामने स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटी इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कतों के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। फायर स्टेशन रामनगर में देर रात वसीम नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि इंडियन गैस गोदाम के सामने कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई है। सूचना पाते ही फायर निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम निरंतर मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि आग ने कबाड़ के पूरे गोदाम को घेर लिया था और लपटें आसपास फैलने की आशंका भी बढ़ रही थी। स्थिति गंभीर होती देख रामनगर स्टेशन की सभी फायर गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। साथ ही काशीपुर फायर स्टेशन से भी एक अतिरिक्त गाड़ी मंगवाई गई। फायर निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने में टीम को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और कबाड़ सामग्री की अधिकता के कारण आग तेजी से फैलती जा रही थी, लेकिन फायर कर्मियों ने अथक प्रयासों से आग को पूरी तरह बुझा दिया। उन्होंने बताया कि आग लगने से गोदाम मालिक को लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ये घटना एक बार फिर आग सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी देती है कि बिना सुरक्षा के कबाड़ या ज्वलनशील गोदाम बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। ये लगभग 2:59 पर कबाड़े वाला जो मेन आदमी है वही मोटरसाइकिल से आया। उसने बताया कि आग लगी है, तो जाकर देखा हमने तो आग भयंकर थी
2 गाड़ी हमारी बजा रही थी, तीसरी गाड़ी फिर काशीपुर से बुलानी पड़ी और उसमें लगभग 5-6 लाख का लगभग नुकसान हुआ है। नहीं, आग लगने का उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि किसी ने खिड़की जो ऊपर रोशनदान होता है, शायद किसी ने उससे कुछ वो डाला है उसमें। अभी तो चल रही है, अभी देखा जा रहा है उसमें कि क्या स्थिति है, कैसे लगी है। जैसे क्लियर होगा वैसे फिर उसकी आगे की वो कार्रवाई होगी। प्रदेश में अब राजनीतिक दलों के सामने अगली चुनौती वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की है। इस महासमर के पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की कसरत को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार है। धामी मंत्रिमंडल में वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। मंत्रिमंडल की कुल 12 में से 7 सीट भरी हुई हैं। रिक्त सीट को भरने के लिए लंबे समय से कसरत चल रही है, लेकिन इसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर CWC मेंबर और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अब तो चुनाव सामने आ गए हैं। वर्किंग बोर्ड केवल 5 से 6 महीने का रह गया है, उसके बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी। तो अब बनाएं या ना बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैबिनेट खाली रखकर भाजपा ने जरूर जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास योग्य लोग हैं ही नहीं। ये इससे पता चलता है कि अभी भी 90% मंत्री और प्रवक्ता कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। भाग है। अब तो चुनाव आ गया, अब अगर कोई बन भी जाएगा, वर्किंग बोर्ड केवल 5 महीने का रह गया, 5 से 6 महीने का। उसके बाद चुनाव की तैयारी इत्यादि हो जाती है, तो अब बनाए ना बनाए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का नुकसान जरूर कैबिनेट को खाली रख के बीजेपी ने किया है। और जो मैं समझता हूँ कि इनके पास योग्य लोग हैं ही नहीं तो आधे भी, बल्कि 90% जो मंत्री हो कांग्रेस पृष्ठभूमि के आज हैं, और प्रवक्ताओं में भी 90% प्रवक्ता जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो टोटा है बीजेपी के पास योग्य लोग। सर, वोट चोर SSP अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में यूपी ATS यानी दून पुलिस से संपर्क करती है तो वो बिल्कुल तैयार है। जिले में हाई अलर्ट के साथ ही वो सभी कदम उठाए गए जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो। संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए औचक कार्रवाई भी की गई। इसके तहत शहर केमिकल विक्रेताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई। साथ ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए दिशा निर्देश बनाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट हाई अलर्ट के बीच बाहरी छात्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलर्ट के बाद से बाहरी छात्रों का सत्यापन और निगरानी की जा रही है। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई गई तो फौरन एक्शन लेने का आदेश है। हालांकि SSP ने बताया कि अभी तक ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी ATS ने दून पुलिस से संपर्क नहीं किया है। यदि वो संपर्क करते हैं तो पुलिस उनकी सहायता के लिए तैयार है। यहाँ जमीनी स्तर पर सुरक्षा और जांच संबंधी कार्य किए गए हैं, जिनका ब्यौरा भी तैयार है। कोई भी ऑफिशियल कनेक्शन इस घटना का अभी उत्तराखंड से या देहरादून से अभी तक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी कोई सूचना, ना और भी हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको भी उत्तराखंड में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगर आगे कोई कॉपरेशन चाहिए, कोई इनपुट मिलता है तो डेफिनेटली उनके साथ कॉपरेशन में काम करेंगे, बट अभी तक कोई भी एजेंसी द्वारा इसमें संपर्क नहीं किया गया।
इनको अलाउ नहीं, ये लोग खुद कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? वाले ओके वाले हैं, ओके वाले क्या काय के लिए कर रहे हैं? व्यवस्थित बंदे में जो इतने स्पीच दिया गया था उससे भी कब्जा कर जिस काम होना सीधा वो काम अलग काम कर रहे हैं। पूरी मनमानी हो रही है यहाँ पर। ये देखिए जो है बढ़िया, बिल्कुल जो है ये चकाचक होना चाहिए। दोबारा आऊँगा तो कितना चाहिए आप सुनने लेके आइए, कहीं दिक्कत है क्या दिक्कत हो आप देखा करिए, कंसीडर भी इसको देखिए, लगाइए मैं तो यही रहती हूँ, मैं तो इस क्वार्टर में रहती हूँ। हाँ सब बढ़िया। हाँ अरे चलो यार, कमी आ रही सर, थोड़ा बहुत कमी आ रही है। बसें थोड़ी बाहर से चलती ना, प्राइवेट बसें तो यहाँ तो खाली पड़ गई। प्राइवेट बसें सारी बाहर से चलती है ना, तो वहाँ सवारी आती है। चलो चलते रहो यार, वो तो लाइट ठीक है सर, कैमरा पीछे बोलो।
प्रणाम तो करने नहीं दीजिए मुझे। आपका काम है, आपका काम है, मानता हूँ, बुरा मत मानिए प्लीज। अरे कोई बात सब ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पे? अभी मैंने खुद ही जो है वहाँ सफाई अभियान शुरू कर दिया। हम लोग सब लोगों को मिलकर मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जैसे खुद करना चाहिए, वॉलंटरी सर्विस मतलब अगर हम खुद सुधर जाएं, काफ़ी सफाई हम खुद करने लगे तो थोड़ा बोर्ड भी लगा दीजिए कि यहाँ कचरा न डालें, साफ सफाई करें। खुद कूड़ा दान वगैरह वो वाले ज़्यादा होता रहे। रेलवे स्टेशन रेलवे सफाई करना गंदा करना हमारा काम है, उनका काम सिर्फ सफाई करना ही। आगे नहीं चलो आगे इस तरह का कुछ अवेयरनेस अरे एक साथ कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे यार। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं। आईएसबीटी पहले पहुंचे, मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर लोगों को संदेश दिया कि साफ सफाई का ध्यान रखें। यहाँ किस तरह से पूरा आईएसबीटी का संचालन हो रहा है, बसों के संचालन से लेकर तमाम चीज़ों पर। मुख्यमंत्री जी जी यूपी पर आप लाइव हैं इस वक्त, क्या संदेश देंगे? आपने आते ही झाड़ू लगाया और तमाम लोगों को, यात्रियों से बातचीत भी की है। हाँ मत दिखाते हैं आप। भाई मेरे पास 3 रोड दानिश भाई इसकी पकड़ दो। लोगों से बातचीत की है तो किस तरह का है अभी? देखिए पूरे साल भर पूरे देश से और दुनिया से करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान श्रद्धालु पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर
अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं और काम किया जा सकता है, उन सबको मैंने आज इससे यहाँ पर आने से पहले रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा BRO से लेकर PWD और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र पिछले 2 से 3 सालों में जो बने हैं, उनके आपने जांच के निर्देश दिए हैं कि इनकी जांच की जाए। किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद चंपावत, नैनीताल का एक बड़ा भूभाग जो हमारा हल्द्वानी के आसपास का है, हरिद्वारपुरा और देहरादून के अनेक स्थान, पौड़ी जनपद का कोटद्वार और उसके आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पर 2-2 स्थानों पर लोगों के वोटर आईडी हैं, अलग अलग वोटर आईडी बने हुए हैं। इसके सत्यापन का काम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। जो डेमोग्राफी में चेंज आया है, जो बड़े पैमाने पर जो है डेमोग्राफी में परिवर्तन देखा गया है, वो हमारे राज्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको हम लोग सख्ती से जो है यहाँ पर प्रशासन काम करेगा और जिन लोगों ने भी इन अपात्र लोगों को पात्रता की श्रेणी में लाया गया है जिनके द्वारा, उन पर भी जांच शुरू होगी और उस पर भी जो है काम आगे बढ़ेगा। सर, लगता है कि SIR अगर उत्तराखंड में होता है तो जो वोटर आइडियाँ भी बनी है उससे भी कुछ हद तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीज़ें पहले से ही आ रही थी, इसलिए उस पर यहाँ पर काम होना ही चाहिए। ये ज़रूरी है, एक साफ स्वच्छ जो है लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है।
उसके पीछे कौन है हाँ आने दो या मैं बाहर आ रहा हूँ गाड़ी निकालो बाहर आ रहा हूँ गाड़ी निकालो भैया मैं बाहर आ रहा हूँ रुको। पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह से जुड़े मामले में देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिस गाड़ी पर सवाल उठ रहे हैं उस पर कुल 28 चालान दर्ज मिले हैं। इनमें केवल 4 चालान उत्तराखंड के हैं, जबकि बाकी दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के हैं। सैनी के अनुसार विभाग पहले भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करता रहा है जिन पर चालानों की संख्या अधिक हो। हाल ही में एक वाहन पर 42 चालान तक पाए गए थे, जिसके मालिक को नोटिस देकर कार्रवाई की गई थी। सैनी ने कहा कि अगर इस वाहन पर भी चालान ज्यादा है तो नोटिस भेजा जाएगा। चालान अधिकतर ओवर स्पीडिंग के हैं। अगर वाहन मालिक ये बताते हैं कि गाड़ी अलग अलग ड्राइवर चला रहे थे तो संबंधित ड्राइवरों पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालान बढ़ने पर जुर्माना भी बढ़ सकता है और लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक द्वारा स्पष्टीकरण देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है जो गाड़ियां जो इन्वॉल्व थी इसमें, जो एक गाड़ी है उसके जो 28 चालान जो है उत्तराखंड के, इसमें सिर्फ 4 चालान है, बाकी अन्य शहरों के हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के। हमारे यहाँ के जो भी एक्स्ट्रा चालान में कार्रवाई की जाती है, अभी हमने पीछे भी एक अभियान चलाया था जिनके 3 या 3 से ज़्यादा चालान है, हमने उनको नोटिस दिए थे। तो उसमें एक व्यक्ति के 42 चालान थे, हमने उस पर भी हमने नोटिस दिया था, वो आए अपना कंपाउंड करवा के गए। तो ऐसे ही अगर इस गाड़ी में भी ज़्यादा चालान है तो हाँ नोटिस दिया जाएगा। ओवर स्पीडिंग के चालान है, अगर ओनर ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा एक ही ड्राइवर नहीं चला रहा था तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। डबल जब चालान हो जाते हैं तो जुर्माना बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो वो जब अपना यहाँ पर जवाब स्पष्टीकरण देंगे तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इस बार दीपावली पर दियों के साथ साथ शराब की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। आबकारी विभाग के मुताबिक त्योहारों के 15 दिनों में प्रदेश भर में शराब की बिक्री 400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। आबकारी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दीपावली के बाद तक शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और उधम सिंह नगर जैसे शहरों में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। कई दुकानों पर प्रीमियम और विदेशी ब्रांड की कमी भी देखने को मिली। बियर, वाइन और विस्की तीनों कैटेगरी में बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आबकारी आयुक्त अनुराग पाल के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 25% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार आंकड़े ऐतिहासिक रहे। देखिए, दीपावली पर हर बार प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री, हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के हैं, ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। और हमारी पेटियां भी, जो जैसा कि मैंने बताया, 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा, लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा। तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विभाग द्वारा निनाद उत्तराखंड शीर्षक से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन 1 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य की समृद्ध परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विविधता और परंपरागत
लोक जीवन का जीवंत प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन दिवस पर लोक नृत्य प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक समूहों द्वारा भारतीय लोक नृत्य, नाट्य मंचन, संगीत और वादन प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विभिन्न सत्रों में हिमालय की लोक संस्कृति, भाषा और लोक साहित्य पर केंद्रित पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञ और विद्वान सहभागी होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मंच पर एकता और विविधता का सुंदर संगम प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में नाट्य मंचन, लोक गायन, लोक वादन, पेंटिंग प्रदर्शनी और संवाद सत्र जैसे अनेक आयोजन शामिल हैं। हम 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। इस वेबसाइट का क्या, एक वेबसाइट भी जो लॉन्च होगी वो किस लिए होगी, और जो कार्यक्रम जो अपलोड होंगे उसके लिए क्या कुछ तैयार की गई? इसमें ninad-uttarakhand.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है, ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून स्थित अपने आवास पर पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उनके साथ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप श्री गणेश जी की मूर्ति भेंट की। मंत्री जोशी ने कहा कि बृजभूषण सिंह का अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रदेश के विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राज्य स्थापना दिवस से पहले सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत की गई है। बृहस्पतिवार को धर्मनगरी हरिद्वार से इस श्रृंखला का आगाज हो गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति, विकास यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि रजत उत्सव में ड्राइंग कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता समेत तमाम एक्टिविटीज के जरिए लोगों को रजत जयंती महोत्सव से जोड़ा जाएगा और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये 25वां वर्ष चल रहा है। जो रजत जयंती वर्ष है, ये पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि रजत जयंती का जो कार्यक्रम है, हर जिले में हर महीने हम लोग आयोजित करेंगे। उसी श्रृंखला में आज इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई और इसमें हम लोग राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, अलग अलग जो समूह हैं, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, युवा हो, हमारे छात्र हैं, सभी वर्गों को, सभी समूह के लोगों से जोड़ने का प्रयास किया गया है और राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इगास के दिन 20 की कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी आवास होगी और 9 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी प्रस्तावित है, उसका भी अलग से कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन जो हरिद्वार में आज कार्यक्रम किया गया है वो 13 जिलों में वो आयोजित किया जाएगा हर महीने। थैंक यू। ठीक है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजभवन मार्ग को आजकल पाटने का कार्य चल रहा है।
बता दें, इसी मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन को जाएंगी। साथ ही यही मार्ग डीएसबी कॉलेज को भी जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। आजकल नैनीताल व उसके आसपास जहां जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां सड़कों की सुध ली जा रही है। साथ ही विद्युत व्यवस्था, पेयजल, रंग रोगन का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो 31 अक्टूबर तक सभी मार्गों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व नैनीताल जिला प्रशासन ने भी गड्ढा मुक्त कराने की हामी भरी हुई है। अब देखना है कितने मार्गों की दशा सुधरती है। ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। काश उन मार्गों से भी वीवीआईपी या वीआईपी का काफिला गुजरे तो उन सड़क मार्ग की दिशा में सुधार हो सके। हरिद्वार हर की पैड़ी पर महिलाओं में झगड़ा, पुलिस ने किया चालान। धार्मिक स्थल की गरिमा भंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। धार्मिक नगरी हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में 3 महिलाएं यात्रियों को टीका लगाने को लेकर आपस में भिड़ गईं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी हर की पैड़ी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों महिलाओं को चौकी लाकर पूछताछ की। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालान काटते हुए सख्त हिदायत दी कि भविष्य में इस तरह का विवाद दोहराया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सख्त रुख के बाद तीनों महिलाओं ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि आगे से किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर झगड़ा या विवाद नहीं करेंगी। चौकी प्रभारी ने कहा कि हर की पैड़ी जैसे पवित्र स्थल पर अनुशासन और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार का फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीती देर रात लालकुआं शहर में एक महिला से सरेराह छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि गुरुवार देर रात करीब 11 बजे लालकुआं में एक नव विवाहिता अपनी भांजी के साथ बाजार से घर लौट रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में हनुमान मंदिर के पास किच्छा की ओर से आती स्कॉर्पियो संख्या UK 06 AD 0011 में बैठे 3 युवकों ने गाड़ी रोककर महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे महिला के स्वजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई लगाते हुए स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना नाम अनिल कुमार आर्य, चंदन आर्य और विनोद आर्य निवासी बिंदु खत्ता लालकुआं बताया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़ के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इधर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि तीनों मंचलों को लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक मामला कल रात लालकुआं थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनकी अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अचानक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के बरा स्थित फार्म हाउस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर गंगवार परिवार ने फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल देकर केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत से लोकसभा सांसद हैं। बरा स्थित गंगवार फार्म के नजदीक पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र है। फार्म पर ग्रामीणों की समस्याएं सुन समाधान भी किया। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अपना यहां आकर पारिवारिक निजी दौरा बताया। उन्होंने कहा, गंगवार परिवार से हमारे पुराने संबंध है।
मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा, पढ़ाई लिखाई उत्तराखंड में हुई है, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। डॉक्टर सुरेश गंगवार ने बताया कि उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं। इन जलाशयों में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है। मानसून के समय सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पीलीभीत, अमरिया, बहेड़ी, रामपुर क्षेत्र को हर वर्ष पानी की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सुरेश गंगवार ने कहा, मंत्री जितिन प्रसाद जी से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव बना कर दो, भारत सरकार के द्वारा इस कार्य को कराया जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने निजी दौरा बताया है, आपको मित्र बताया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे बड़े भाई जितिन प्रसाद जी का जो हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ का दौरा था, तो उनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ घर पे, और निजी व्यक्तिगत कार्यक्रम से आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही वो एक अपना सरकारी कार्यक्रम बना के जो हमारे सीमा के क्षेत्र के बसे हुए गाँव हैं वहाँ के जो भी जन समस्याएं उनको सुनेंगे, और क्षेत्र के प्रत्येक जो भी सीमा का कोई भी गांव बचा हुआ है वो प्रत्येक द्वार जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग पहुंचे थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा के उधर रहते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनी और निदान भी किया। समस्याएं सुनी और सबसे बड़ी समस्या हमने रखी, हमने कहा माननीय मंत्री जी, जो हमारे जनपद उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जलाशय हैं और उनकी मार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र को, बहेड़ी क्षेत्र को, शाहजहाँपुर क्षेत्र को झेलनी पड़ती है। जो डैम है उनमें बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हुई है, और जब तक वो डिसिल्टिंग नहीं होगी तब तक आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के जो भी गांव हैं, पीलीभीत, बहेड़ी या रामपुर वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो इसलिए वहाँ की सिल्ट निकालना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी ही, आप मुझे एक प्रस्ताव बना के दीजिए, मैं भारत सरकार में इसको रखूँगा। इसके अलावा कई प्रोग्राम, आपके फार्म बड़ा कार्यक्रम होना है। जो क्षेत्र के हमारे जैसे ग्वारी है, नदेली है, नौली है, हतमना है, उत्तम नगर है, गुरु नानक फार्म है, उतरसिया, मोहलिया, भुड़िया, सिली, जो भी आस पड़ोस के पचपेड़ा गांव हैं, इनके सभी गांवों के लोग क्षेत्र का दौरा करने के बाद उस सबके साथ एक बैठ के वार्ता करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं फार्म पे ही सबके साथ व्यक्तिगत वार्ता करेंगे और क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जन सुनवाई है, उसको करेंगे। उत्तराखंड की शान और बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने इगास बग्वाल पर समस्त उत्तराखंड वासियों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इगास बग्वाल को लेकर लोगों में काफी क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को अपने रीति रिवाजों और त्योहारों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं देते हुए परिवार के साथ इगास को धूमधाम से मनाने को कहा। इगास के मौके पर जुबिन नौटियाल का गढ़वाली गीत फिर बॉडी एगी इगास चल बॉडी जौला ईशु का लोगों ने जमकर देखा और रहा है। जुबिन की गाय लोगों द्वारा जमकर मैं देख रहा हूँ जिस तरह से धीरे धीरे करके इगास का क्रेज बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और इगास त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। फूल से इगास बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है उत्तराखंड के लिए, और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से धीरे धीरे करके इगास का क्रेज बढ़ता जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर के वार्ड नंबर 13 स्थित पुलिस लाइन परिसर में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर सड़क चौड़ीकरण, डेकोरेटिव लाइट एवं हाई मास्टर लाइट की स्थापना जैसे कार्यों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर के चेयरमैन राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिस बल 24 घंटे जनता की सुरक्षा में तत्पर रहता है, इसलिए पुलिस लाइन का विकास और सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाई जा चुकी है और शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे आपराधिक में भय
पैदा होगा और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इस अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पुलिस बल समाज की रीढ़ है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जो हमारी हरिद्वार जनपद की जो पुलिस लाइन है, उसमें जो हमारे चेयरमैन है राजीव शर्मा जी, उनके द्वारा कुछ सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और उसके साथ साथ कुछ लाइटें लगाई गई है। आज उसका लोकार्पण किया गया और बहुत ही सुंदर काम भाई राजीव जी के द्वारा यहाँ पर विकास का किया गया है पुलिस लाइन में। मैं उसके लिए राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही अच्छा लोकार्पण व्यवस्थित हमारे कप्तान साहब ने यहाँ पर करवाया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी की पहल पर हरिद्वार पुलिस लाइन जो हमारी इसका सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जो यहाँ के लाइटिंग की जो व्यवस्था है, साथ में सड़कों के चौड़ीकरण की जो हमारे कुछ प्रपोजल्स थे उसमें कार्य किया गया। उसमें इसका सौंदर्यीकरण के बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। मैं इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस जो हमारे जवान हैं, परिजनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। लगातार क्योंकि पुलिस लाइन में जो परिजन हैं, उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या उनके जो अन्य प्रताओं हैं, उनके संबंध में भी बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस सभी सितारगंज में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में महिला की मौत। सिडकुल बाईपास रोड होटल श्री हरि के पास कैंटर ने सड़क पार कर रही महिला को अपनी चपेट में ले लिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला सिडकुल बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में स्टाफ का काम करती थी। महिला का नाम क्रांति देवी, जिसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है, जो कि वार्ड नंबर 3 में रहने वाली थी। मृतक महिला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला को टक्कर मारने वाले कैंटर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही ड्राइवर की तलाश जारी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज 108 के द्वारा शाम 4:15 में लाया गया था। इसको मृत अवस्था में लाया गया है। इसका एक्सीडेंट हुआ है सड़क दुर्घटना में और इनको MP चौक के पास ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। मृत अवस्था में ही लाया गया था। इनका नाम क्रांति देवी, इनके पति का नाम रघुवीर वर्मा, उम्र 34 वर्ष, MP चौक वार्ड नंबर 10 सितारगंज की रहने वाली हैं। इनके पेट पे ट्रक चढ़ गया है, जिसकी वजह से ही इनकी एक्सेसिव ब्लीडिंग से मृत्यु हो गई। बाकी हमने पुलिस को सूचना कर दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद एक बार फिर से खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगोड्डा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कुंड के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता एवं रखरखाव को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि यह स्थल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और आकर्षक बन सके। साथ ही नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण, अवैध पोस्टर, बैनर हटाने एवं साफ सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने मां गंगा से कुंड तक पानी पहुंचाने वाले नाले का भी निरीक्षण कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि ये पौराणिक धरोहर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व स्वच्छ वातावरण में विकसित होनी चाहिए। देखिए, कल जो भीमगोड़ा कुंड है वहाँ पर जहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ। और वहाँ पर HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक बृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस करें।
बिहार में एनडीए सरकार को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत वहां की विकास प्रिय जनता द्वारा डबल इंजन की सरकार पर जताए गए विश्वास की सशक्त मुहर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गत वर्षों में बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, सुशासन और सामाजिक उत्थान में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। और जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है, डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। जो इन्होंने वहाँ पर झूठ भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद को नकारा है, भ्रष्टाचार को नकारा है, कुशासन को नकारा है। सुशासन स्थापित हुआ है और इस सुशासन और एक कार्य संस्कृति को, जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकारों की पहचान बन गई है, उसको जनता ने आगे बढ़ाया है। सर, एक आखिरी सवाल। अगली खबर नैनीताल जिले के रामनगर से है, जहां एक सप्ताह पूर्व रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पचरानी इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला की दादी की तहरीर पर उनके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। बताया जाता है कि मृतक महिला के पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 11 नवंबर को सुनीता देवी पत्नी करण सिंह निवासी हरकिशन थाना रेहड़ जिला बिजनौर दी गई तहरीर बताया कि उसकी पोती प्रीति कि उसके पति अक्षय कुमार द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बताया जाता है कि अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र भुवन चंद्र निवासी कैलाशो रानी चावला सूरज मेडिकल के पास छतरी चौराहा काशीपुर उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मेरी पत्नी 4 महीने से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, जिसको 6 नवंबर को वो वापस ले आया था और 9 नवंबर की रात्रि अपनी ताई के घर पटरानी ले गया, जहां मैंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ व G20 सम्मेलन के दौरान शहर की तमाम दीवारों पर उत्तराखंड की विरासत व संस्कृति को दर्शाती हुई तमाम कलाकृतियां उकेरी गई थीं, जिससे शहर की सुंदरता में 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे थे। पर दुर्भाग्य है कि भानियावाला फ्लाईओवर की दीवारों पर जो सुंदर कलाकृतियां करी गई थीं, उनको विज्ञापन के पोस्टर व बैनर चस्पा कर बदरंग बना दिया गया है, जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं शहर की सुंदरता भी खराब होती हुई नजर आ रही है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब नींद से जागते हैं और सुंदर कलाकृतियों पर पोस्टर बैनर लगाने वालों व सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। देखिए, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश है, ये एक पर्यटन प्रदेश है हमारा, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और उसी पे ये जब कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था हमारे क्षेत्र के अंदर, उस टाइम पे हमारे जितने भी ये सार्वजनिक जगह थी, सरकारी जगह थी, उन जगहों पे एक कलाकृतियां जो है, ये सरकार का बहुत बड़ा विजन के साथ जो है कलाकृतियां उकेरी गई थी, जो हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो है इसको दर्शाती है। इसमें हमारे चारों धाम मंदिर हो गए, हमारे हरिद्वार की कलाकृतियां हो गई, हमारे ऋषि मुनियों की फोटो हो गई, वो सारी इसमें बनाई गई थी। इसके साथ साथ जो है G20 के टाइम पे एक बहुत बड़े विजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत बड़े विजन के रूप में G20 के टाइम पे हमारे
जोलीग्रांट एरिया से आप देख रहे होंगे, देहरादून के अंदर देख रहे होंगे, जगह जगह जितनी भी हमारी सार्वजनिक, उस टाइम पे तो जो है व्यक्तिगत जगहों पे भी जो है पेंटिंग करी गई थी और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई थी। कलाकारों ने अपना बड़ा अच्छा हुनर उस टाइम पे दिखाया था। तो ये बड़ी सुंदर जो है, इससे जो है पूरा प्रदेश नजर आ रहा था। बाहरी प्रदेशों से जो हमारे प्रदेश के अंदर जो पर्यटक आते थे उनको देख के भी बड़ा प्रशंसा करते थे वो लोग। लेकिन समय के साथ साथ जब इसका रखरखाव नहीं हो पाया, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने जो है अपने प्रचार सामग्री इस पे चस्पा करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने अपने बैनर इस पे लगाने शुरू कर दिए और इसके कुछ गंदगी जो है इस पे करनी शुरू कर दी। तो इससे जो है ये बड़ा गंदा संदेश जो है इससे जा रहा है। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग भी अपना, जिन्होंने यहाँ पे अपना आशियाना बना लिया, रात को लोग यहाँ पे रहते हैं, उससे भी मतलब बहुत बुरा संदेश इस पे जा रहा है। तो ये आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं प्रशंसा करूंगा आप लोगों की। एक जागरूक पत्रकारिता का पर्व है ये। लेकिन इस साथ साथ जो है मैं जिला प्रशासन से और अपना स्थानीय प्रशासन से और अपनी नगर पालिका से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और जो इस तरह की जो इस पे पोस्टर वगैरह लगा के जो इसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया है, जो उसकी सुंदरता को खराब कर दिया गया है, उसको ठीक करें। और साथ साथ जो है मैं अपने यहाँ के जो क्षेत्र की जो जनता है, जो हमारे इस पे पोस्टर लगा रहे हैं या बैनर लगा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं दीवारों को, वो ये मान के चलें कि ये हमारी धरोहर है। ये प्रदेश जो है हमारा है, ये पर्यटन प्रदेश के रूप में जो है आकार स्वरूप जो ले चुका है, इस पे जो है ये इसकी सुंदरता को बढ़ावा देता है। बाहर से आने वाला पर्यटक, उसको सुंदर लगती है चित्र और उसको पता लगता है कि मैं किस प्रदेश में आया है। जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ के इसमें चित्र उकेरे हुए हैं, हमारी सुंदर पहाड़ियों के चित्र उकेरे हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों के चित्र उकेरे हुए हैं, ये एकदम से प्रदर्शित हो जाता है किसी फ्लाईओवर के पास से निकलते समय। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले की सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ, लेकिन हमारी सरकार ने जब सिर्फ ध्यान दिया तो ये अब हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्षेत्रीय जनता की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरोहर को संभाल करके और इसको इस तरह का कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको रोके। एक बार फिर से खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट के बाद एसएसपी के निर्देश पर जनपद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिडकुल पुलिस द्वारा कीरबी चौक पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान चिन्मय चौक से एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर UK 08AP7766 था, जो कि पुलिस की लाल नीली बत्ती और हूटर बजाते हुए कीरबी चौक की तरफ आई, जिसको रोककर चेक किया गया तो उक्त वाहन को टिबड़ी निवासी शिवम चला रहा था, जिसके द्वारा उक्त वाहन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन को भलीभांति चेक करके कब्जे में लेकर SB एक्ट में सीज कर थाने में दाखिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। खबर डोईवाला से है, जहां कांग्रेस आलाकमान द्वारा गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर डोईवाला नगर चौक तक कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत मौजूद रहे। हरक सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं व नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है और नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खुशी है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी की झूठ को जनता के सामने लाने का काम करेगी। देखिए, आज गणेश गोदियाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है और निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड के तमाम नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई को लड़ेगी। जो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है उनके सम्मान की लड़ाई को लड़ेगी। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अभी हम वहीं से आ रहे हैं, तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गढ़वाल से, कुमाऊं से, हरिद्वार से, हर जगह से, उधम सिंह नगर से, पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में बहुत उत्साह है
और गोदियाल जी के बनने के बाद और पूरी नई टीम जो अभी बनी है, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय हरक सिंह रावत जी जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं, आदरणीय करण मेहरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके कार्यकाल में हम सब ने करीब 3 साल काम किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको सदस्य बनाया गया है। तो इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और पूरे रास्ते भर में कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े हैं और सुबह से ही एयरपोर्ट साथी पहुंचे हुए थे, पूरे प्रदेश से लोग पहुंचे हुए थे और अभी रास्ते भर से स्वागत होते हुए यहाँ से उनका काफिला डोयला चौक से गुजरेगा और फिर हम देहरादून कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में उनका जो स्वागत समारोह है वहाँ संपन्न होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार की पच्ची थाना पुलिस ने कॉलेज यूनिफॉर्म में नशा तस्करी कर रहे नर्सिंग के 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवाओं के पास से पुलिस को 744 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। आरोपी शहजाद और अनस लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दोनों एक निजी कॉलेज में नर्सिंग सेकेंड ईयर के छात्र हैं। कॉलेज की यूनिफॉर्म की आड़ में छात्र नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। खबर रामनगर से है, जहां शनिवार की देर रात कालाजुंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैल पड़ाव के समीप एक बाइक की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई जबरदस्त भिड़ंत। रामनगर की मोहल्ला खताड़ी निवासी बाइक सवार राशिद और सलमान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने राशिद को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल सलमान को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल का रामनगर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। टाइल्स पत्थर का काम करते हैं, मजदूर हैं। ये काम करने के लिए बेलपड़ाव गए थे। अब बेलपड़ाव से आते टाइम, शाम के टाइम, ये रामनगर की ओर को आ रहे थे और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो बताई गई है, प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह जो घायल है सलमान, उसके द्वारा बताया गया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो ट्रॉली है वो रामनगर की ओर से आ रही थी। वो इनकी ओर साइड को रॉन्ग साइड ले जा करके उसने टर्न लिया और ये गाड़ी से थे, बाइक से, रात का अंधेरे का समय था, उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी, जो उसका कहना है, लाइट भी नहीं जल रही थी, ट्रॉली दिखी नहीं, दिन से का टाइम था, तो ये सीधे ट्रॉली में जा करके घायल हो गए। इसकी डेथ हुई है। मोहम्मद राशिद नाम है, पिता का नाम मोहम्मद याकूब, निवासी ताज मस्जिद के हैं, जिसकी मृत्यु हुई है। राशिद घायल है सलमान, पिता का नाम नईम, वो ब्रिजेस हॉस्पिटल में उसका आज इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल है वो छप्पर वाली मस्जिद खताड़ी का है। जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है। ये उत्साह, उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को नजर आ रहा है। वहीं आज उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। उनके स्वागत में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून तक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। साथ ही चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे कांग्रेस के हाईकमान का धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही 2027 में कांग्रेस को जीत दिलाने में कांग्रेस की ये नई टीम जी तोड़ मेहनत करके जीत दिलाने का काम करेगी। होकर ये निवेदन करता हूँ कि ये जो बदलाव की बयार हम सब लोग देख रहे हैं, इस बदलाव की बयार के यज्ञ में वो अपने समर्थन की आहुति देकर एक ऐसी सत्ता की स्थापना करें जो उनके लिए काम करे। आप सब लोग। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा, कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं
वह नौजवानों के हितों की लड़ाई को लड़ेगी। देखिए, आज गणेश गोपाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड के तमाम नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई को लड़ेगी, जो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती कराने की अब खेल विभाग तैयारी कराएगा, जिसे लेकर कुछ समय पहले उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग की कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते हैं और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारी करने के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये युवाओं को एक दिशा देने की पहल है और ये कदम युवाओं को देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन देने की दृष्टि में है। देखिए, खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े, या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो है जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट कूट कर वैसे भी भरी हुई है उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए, तो वो भी हम लोग जो है बहुत जल्द जो है आजकल के ही दिनों में हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक पहल है युवाओं को दिशा देने के निमित्त भी और युवाओं को देशभक्ति के अभिभाव के साथ में अभिभूत करने के लिए आगे मार्गदर्शन देने के। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि देश में राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड से होगा। बिहार में चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल पर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड से देश की राजनीति में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना निकलती है, उसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत उत्तराखंड से ही होगी। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कि बिहार की बात अब मैंने कहा ना, तुलना कभी बिहार से उत्तराखंड की नहीं हो सकती। गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। तो अब जो परिवर्तन की गंगा होगी वो बिहार से नहीं, उत्तराखंड से निकलेगी। आने वाला समय अगर आप इस देश की राजनीति का इस देश की राजनीति में जो परिवर्तन की लहर पैदा होगी, जिस तरह पूरे देश के सींचने का काम गंगा यमुना ने किया है, जो उत्तराखंड से निकली हैं दोनों बड़ी नदियां, उसी तरह लोकतंत्र को बचाने की गंगा रोजगार, नौजवानों को हाथों काम देने की गंगा यमुना उत्तराखंड से निकलेगी 2027 में।
देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन जो लोग इन योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उन्हें अपने राशन कार्ड को स्वच्छता से सिलेंडर कर देना चाहिए। भारत सरकार से जनपद में और राज्य में जो अपात्र कार्डों की सूची प्राप्त हुई है, ऐसे कार्ड धारकों की जिनके पास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं और उनके या उन्होंने कार खरीदी है या उनके बड़े मकान हैं या बड़े रिटर्न उन्होंने दाखिल किए हैं, तो ऐसे अपात्र कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है। या कुछ लोग मर गए हैं उसमें, तो उसमें करीब 27,000 कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है। उनका सत्यापन कराकर, जांच कराकर उसमें जो है जो यथावत स्थिति है तो कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समस्त इंस्पेक्टर ARO जो हमारे जनपद देहरादून के हैं उनको हमने वो सूची भेज दी है और ग्रामीण क्षेत्र की सूची हम BDOs को भेज दी है। तो उनकी हम पात्रता की जांच करा रहे हैं। उस सूची में जांच कराकर यदि वो अपात्र पाए जाएंगे तो उसको हम जो है निरस्त करेंगे। और अभी तक जो है करीब 27,000 कार्डों की सूची हमें वो प्राप्त हुई है लोगों की। तो इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। 200 से अधिक कार्डों पे हमने जांच कर ली है और 76 कार्ड उसमें अपात्र पाए गए तो हमने उनको निरस्त भी कर दिया है। साथ में जो है भारत सरकार के दूसरे निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि जो eKYC किया जाए, सारे कार्ड धारकों को, सारे परिवार के सदस्यों का eKYC किया जाए। ये भी हमारा जो है अभियान चल रहा है। इसे भी 30 नवंबर तक करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। करीब 4 लाख से अधिक हमारे जनपद में लोगों द्वारा जो है eKYC की जा चुकी है। eKYC की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसी भी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और 1 मिनट में उसका eKYC संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप घर बैठे भी अपना eKYC कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो जनपद के समस्त कार्ड धारक से मेरा अनुरोध है कि जो जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं वो निकटतम राशन की दुकान पर जाके अपना eKYC कराएं और जो अपात्र लोग हैं वो स्वयं अपने कार्ड जमा कर दें। अन्यथा जो है फिर एक समय के बाद जो है फिर उन पर कार्रवाई होगी और उनसे उस कार्रवाई से बचने के लिए उनको अपना कार्ड स्वयं ही अपात्रता को देखते हुए सबमिट कर देना चाहिए।